Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Kaleidoscope book के अंदर प्रोज कलेक्शन है, दैट इज पोएम कलेक्शन है, पोएम्स बाय ब्लेक. इसमें सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ये मतलब दो बुक्स के दो अलग अलग पोएम्स ली गई है. आज जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले, दैट इज द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट. ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज सॉर्ट ऑफ अजीब, अनअंडरस्टैंडेबल, समथिंग दैट वी नेवर अंडरस्टैंड, क्वेश्चन मार्क. तो ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग हो गया कुछ ऐसी चीज जिसे हम समझ नहीं सकते हैं. नाउ क्या है ये ह्यूमन? लेट्स अंडरस्टैंड. ये पोएम के, इस पोएम के बारे में बता दूं मैं आपको दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 देखा है इस वीडियो का तो आपको समझ में आएगा कि इस पोएम को विलियम ब्लेक ने क्यों इनकलकेट करा है. विलियम ब्लेक वॉज एन ऑथर, 1700s में ही वॉज बॉर्न. ये पोएम भी 1700s में लिखी गई है. 1827 में ही पास्ड अवे, 1757 में ही वॉज बॉर्न. विलियम ब्लेक ने 18th सेंचुरी के अंदर इस तरीके से ह्यूमन लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड कुछ पोएम्स लिखी थी जो आज भी इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत डीप नाम लेके चलती है. गाइस, मिल्टन, शेक्सपियर, ब्लेक, ये कुछ ऐसे नेम हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत हाई स्टैंडर्ड रखते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी बेसिकली गो अहेड एंड सी दैट दीज थिंग्स रियली हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन tendencies. Pity would be no more if we did not make somebody poor. Now, pity. इसके पहले वाली जो पोएम है उसमें आपने देखा होगा मैंने 4 वर्च्यूज के बारे में बताया. जानने के लिए प्लीज़ यहाँ पे हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट है, प्लीज़ चेक देम आउट. अब pity would be no more. pity means किसी के साथ सहानुभूति रखना, किसी के प्रति एक दया और प्रेम भाव रखना. If we did not make somebody poor. पहले फॉर्म में ये कहा गया था, पहली पोएम में कहा गया, एक मैसेज दिया गया है कि हमें कुछ फॉर्म्स रखना चाहिए. फर्स्ट इज मर्सी, सेकेंड इज पिटी, देन देयर इज पीस एंड देन देयर इज लव. ये 4 चीजें हमें कही गई कि ये 4 चीज़ें एक ह्यूमन के अंदर होनी चाहिए. गाइस, अब यहाँ पे बताया गया है कि ये 4 चीज़ें क्या है और इनका क्या आउटकम होता है. उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है, पिटी वुड बी नो मोर इफ़ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर. इसको बैकवर्ड पढ़ते हैं. अगर किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान ने किसी रीज़न से गरीब होने ही नहीं दिया, ज़रूरतमंद बनने ही नहीं दिया, उसकी ज़रूरतें सारी पहले से ही पूरी कर दी है, तो हमको किसी पे पिटी करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. गेटिंग द पॉइंट नाउ? इफ देयर इज नो पॉवर्टी, अगर दुनिया में सब इंसान अपनी खुशियाँ, अपना धन बांट के चलें, तो वहाँ गरीबी रहेगी नहीं. और अगर गरीबी नहीं रहेगी, so there would be no need of this thing called pity. इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी. And mercy no more could be if all were happy as we. और अगर दुनिया में लोगों की दुख तकलीफ हमने निकाल दी, हमने बहुत अच्छे से लोगों की सारी प्रॉब्लम्स अलग कर दी, तो डेफिनेटली हमें मर्सी, दया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. कोई दया का पात्र बचा ही नहीं है, तो फिर दया की ज़रूरत कहाँ से पड़ी दोस्तों? क्या ज़रूरत पड़ेगी किसी के ऊपर दया करने की? क्योंकि अगर सभी लोग खुश हैं, कोई भी परेशान नहीं है, कोई भी सैड नहीं है, तो हमें किसी के ऊपर दया करके, सद्भावना रख के, एक कंपैशन रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. यू आर गेटिंग द पॉइंट? बहुत ही उल्टे तरीके से एक मैसेज दे रहे हैं ये, बट द मैसेज इज़ वेरी क्लियर गाइस. एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस till the selfish love increases. अब शांति कब आती है? शांति, पीस
तब आती है जब हम अशांति से डरते हैं। We don't want any wars, we don't want any fights within the society, तो पीस आता है। Let's take an example. आज एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस या नेटो। These are some of the bodies that ensure world peace. Guys, वर्ल्ड पीस इंश्योर करते हैं ये कैसे वर्ल्ड पीस इंश्योर करते हैं? ये कुछ ऐसी ट्रीटीज बनाते हैं जिसके अंदर नॉन प्रोलिफरेशन वाली ट्रीटी बन जाती है, जिसके अंदर कुछ ऐसे साइंस आते हैं, कुछ ऐसी ट्रीटीज आती है दैट CTBTs लाइक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो भी आती है, कुछ ऐसी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि नेशंस विल नॉट फाइट विद इन देमसेल्व्स। क्यों इंश्योर करते हैं दोस्तों? क्योंकि वो डरते हैं कि अगर वॉर आज की दुनिया में इट इज सो बैड कि इफ वन कंट्री फाइट्स विद द अनदर वन, ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, द अलाइज जंप इन एंड दैट लीड्स। हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये देखा है, हमने बहुत गंदे तरीके से देखा है और एंडिंग देखी है एटॉमिक एक्सप्लोजन हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। सो दिस शोज दैट अगर दुनिया में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस फेस करने का डर पीस लेकर आ रहा है तो दैट इज द बेस्ट थिंग। कहीं ना कहीं ये फियर जो है इट इज इंश्योरिंग दैट समवेयर समहाउ पीस प्रिवेल्स। और वो डर किस चीज का? वो डर ना इंसानों का आपसी नहीं है, वो डर ये है कि शांति भंग हो जाएगी, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा, ह्यूमंस विल बी थ्रोन अबैक, वो डर है टिल द सेल्फिश लव इंक्रीजेस। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ वहीं तक रहती है जहां तक इंसान म्यूचुअली सोच रहा है। When people start thinking about themselves, जहां ह्यूमंस ने अपने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जहां ह्यूमन सेल्फिश हो गया, वहां पे ये जो पीस है इट्स ऑल गॉन। क्योंकि सेल्फिश लव मतलब वांटेड डिजायर्स। एक इंसान अपने लिए कितनी चीजें चाह रहा है, एक इंसान क्या सोच रहा है, क्या ऑप्शंस रख रहा है कि नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए, दिस इज माई डिजायर, आई वांट टू हैव इट एट नो मैटर व्हाट द कॉस्ट वुड बी। देयर आर सर्टेन डिक्टेटर्स जो हमने हिस्ट्री में देखे हैं, उन डिक्टेटर्स ने जो जेनोसाइड करा है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी वांट्स पूरी करने के लिए ये जो पीस की धज्जियां उड़ाई है दोस्तों, हमको सब पता है। We have studied, we are in 12th standard, we have read a lot of things in our 10th and all history में हमने पढ़ा है what all things went wrong, क्या क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, all sort of things have been inculcated and fed in our minds. We know that कि जब selfish love increase होता है तो ये पीस कहाँ हो चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है, ढूंढते ढूंढते आदमी खत्म हो जाता है, but we don't get it out. Then cruelty knits a snare and spreads its bait with care. और जब ये जो है, ये जो म्यूचुअल फियर और ये जो पीस वाली बात है ये खत्म हो गई दोस्तों, फिर एक हर तरफ क्रूएलिटी, हर तरफ वो ब्रूटैलिटी एक ऐसा जाल पिंजरा बनाने लगती है जिसके अंदर इंसान बहुत आसानी से फंस जाता है। यू नो, स्नेयर इज अ वर्ड, स्नेयर मतलब एक जाल। स्नेयर मीन्स device that is put to go ahead and catch an animal. If you have seen, I'm not good in the art, these are certain kinds of devices that are kept in the forest to go ahead and hunt the animal. Animal इसके अंदर अपना पैर डालता है और बस ये डिवाइस जो है वो बंद हो जाता है, so he gets caught and all things go ahead. So that's a snare. Again he says that and spreads its bait with care. और वो बहुत अच्छे से वो जो बेट है फंसाने के लिए, जो ल्योर कह सकते हैं, वो बहुत अच्छे से फंसाती है क्रूएलिटी। इंसान को लगता है that he is going ahead, he is getting so many beautiful things, all the things are being done right, लेकिन हो क्या रहा है, he is actually being pulled
इनटू अ ब्रुटैलिटी। वो एक ऐसे जाल में वो खुद भी फंस रहा है, और क्रूअलिटी ऐसा जाल बिछाती है कि आदमी खिंचा चले जाता है। He sits down with holy fears and waters the ground with tears. Then humility takes its root underneath his foot. इंसान कभी कभी जब अपने किसी को लूज कर देता है या किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पड़ जाता है, he starts fearing. सडनली तब भगवान का ख्याल आता है, हे भगवान ये क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई, ये क्या प्रॉब्लम हो गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो फियर्स वगैरह दिख रहे हैं, ये होली फियर्स जो है, ये सडनली उसके दिमाग में आ जाते हैं। भगवान से डरो, भैया पहले डर नहीं था, नाउ यू आर स्केर्ड ऑफ गॉड, ओके, देन व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट शेडिंग टीयर्स। आप रोने लगते हैं, यू स्टार्ट वेटिंग द ग्राउंड, मतलब आप सिर झुका के अपनी गिल्ट के ऊपर रोने लगते हैं। जब इंसान अपनी किसी गलती पे रोने लगता है दोस्तों, तो दो चीजें होती है, फर्स्ट ही फील्स सॉरोफुल, सेकंड ह्यूमिलिटी भी आती है। व्हाट इज ह्यूमिलिटी? शर्म। व्हेन द पर्सन हैज कम टू नो दैट आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट crying. But when I know that the mistake is mine, I start crying without showing my face to others because I'm shameful. I can't show my face. तब ह्यूमिलिटी आती है आदमी के अंदर। ह्यूमिलिटी कोई अच्छी चीज नहीं है दोस्तों। हैव सम ह्यूमिलिटी कहते हैं, मतलब शर्म महसूस करो, बट कहीं ना कहीं यहाँ मिलती सी। अगर हम देख रहे हैं, ब्लेक बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग जब किसी शर्म के कारण, किसी गलत कार्य के कारण अपनी गलती महसूस करके रोने लगता है, तो देयर इज समवेयर समहाउ an unwanted desire in him. He did not want this ever, to be a crying personality in front of others. So here the human starts crying, but humility also starts growing. एक फीलिंग आने लगती दोस्तों आदमी के अंदर कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब बदला जरूर लूंगा। This is the fact that Blake is telling over here. Soon spreads the dismal shade of mystery over his head. Exactly. Of mystery over his head, and the caterpillar and fly feed on the mystery. अब एक बार एक इंसान ह्यूमिलिटी या ह्यूमिलिएटेड फील करने लग गया दोस्तों, उसके बाद में उन आंसुओं से जो धरती गीली हुई थी, प्लीज अंडरस्टैंड द लिटरेरी डिवाइस, उससे एक पौधा उगने लगता है। वो पौधा जो है, दैट ह्यूमिलिटी वाला जो ट्री, घृणा किसी के प्रति रखने वाला जो ट्री है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, और एक टाइम के बाद इट स्टार्ट्स बिकमिंग सो बिग कि सून स्प्रेड्स द डिस्मल शेड। वो क्या करता है, वो अपने शेड, डिस्मल शेड को स्प्रेड करने लगता है। व्हाट हैपेंस इज, वो बहुत अच्छे से एक ऐसी छांव जिसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है गाइस, उस छांव के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, वो उसको यहाँ पे स्प्रेड करने लगता है। और ये जो ह्यूमिलिटी का ट्री होता है ना, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। एवरीबडी हु वॉक्स अंडर दिस ट्री स्टार्ट्स गेटिंग द सेम फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग लव विद अदर्स, of not inculcating that peace and joy towards others. ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। of mystery over his head. इंसान सोचने लगता है guys, जो इंसान बिना सोचे समझे काम करता है, trust me, I consider him pure by heart. आपने जहाँ अपनी अकल लगा के काम करना शुरू करा guys, चीज़ें बदल जाती हैं, things really go bad, क्योंकि आप अपना माइंड लगा रहे हैं। See the kids, they are innocent, ब्रेन्स नहीं लगाते हैं, सोचते नहीं है सही होगा गलत होगा क्या होगा, दे डोंट थिंक दैट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर एज वेल। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। दोस्तों कैटरपिलर एंड फ्लाई यहाँ क्या नाम दिया है? ये मिस्ट्री जो वर्ड दिया गया है, ये बताया गया है कि ये व्हाट इज मिस्ट्री, जिसको हम कभी समझ नहीं पाए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्ट्री एक ऐसी चीज जिसको हम कभी समझ नहीं पाए हैं। एक और चीज है डेथ, मृत्यु, अंत, इति, समाप्त।
हम कभी नहीं समझ पाए हैं. सो डेथ इज अ मिस्ट्री. एंड व्हेन अ पर्सन इज डेड, यहाँ पे तो ह्यूमन सोल की बात हो रही है. व्हेन अ पर्सन इज डेड, his body is eaten by worms, maggots. They turn into flies and spread the sickness. In the same way, when a human soul dies, these sort of maggots and the flies, वो उस human soul को भी खाने लगते हैं, decompose करते हैं. And it bears the fruit of deceit. और ये जो ट्री है ना, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, जो ह्यूमिलिटी का ट्री उग रहा है एक इंसान की गिल्ट फीलिंग के अंदर, उसके अंदर झूठ का फल उगने लगता है. डिसीट इज लाई. अ पर्सन स्टार्ट्स नॉट शेयरिंग थिंग्स इन अ ट्रू मैनर विथ अदर्स, क्योंकि उसे लगने लगता है. सी इट हैपेंस. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको. एक बच्चा जब कुछ गलती कर रहा है, अगर उसे डांट पड़ी है या मार पड़ गई है, he starts to cry. He'll take it in two ways. The first way is he'll accept his fault and never repeat it again. The second is he'll start crying. And वो उस person को, उस moment को feel करके hate करने लगता है. अगली बार जब वो सेम गलती करेगा तो उसको वो डर याद आएगा कि वो डर inculcated है, मुझे मेरे साथ में फिर वो वाकया नहीं हो जाए. वो झूठ कह देगा, नहीं मैंने नहीं करा. Since I teach psychology as well, तो ये बहुत अच्छे से we have इसे deceitfulness कहा जाता है. fear of hatred के कारण और fear of punishment के कारण it comes. It is a negative integer in the child behavior. It happens like that. यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लेक कह रहे हैं कि एक person जब किसी moment को, किसी गलती को hate करने लगता है तो वहाँ पर वो झूठ का सहारा लेने लगता है, वो छिपाने लगता है बातें. रडी एंड स्वीट टू ईट. और बड़ा अच्छा लगता है वो. क्यों झूठ बोलना? क्योंकि उसके बाद में रडी एंड स्वीट टू ईट समथिंग दैट इज रडी, इट relishes us. The taste, the texture on your tongue feels yummy and sweet. वाह. पर वो अच्छा क्यों लगता है झूठ? क्योंकि उसके बाद में आपको अपनी लाइफ बड़ी ईजफुल लगने लगती है, आपको कोई डर नहीं बाकी रह जाता है. इट ऑल हैपन्स इन दैट मोड. तो जब डर बाकी नहीं रह जाता है तो थिंग्स आर वेरी गुड, बड़ा अच्छा लगने लगता है. फिर आपको और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है. झूठ बोलने से कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है. डिसीटफुल एटीट्यूड रखने से तो सारी प्रॉब्लम्स चली गई है. वही एटीट्यूड रखते हैं आप, फिर डिसीटफुल हो गए हो. एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड. रेवन, गाइस, रेवन इज अ बर्ड जिसे अक्सर क्रो के साथ में एसोसिएट किया जाता है. एंड क्रो को उसकी डिस्गस्टफुल साउंड के कारण, काँव काँव के कारण, हमेशा नेगेटिव मोड में देखा गया. अगर आप पुराने लिटरेचर को पढ़ते आएंगे तो रेवन इज कंसिडर्ड विद डेथ, विकेडनेस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो ये बताया गया है कि वहाँ पे तो इनफैक्ट रेवन आके रहने लग जाता है, अपना घोंसला बना के, यहाँ कहीं घोंसला बना के वो रहने भी लग गया है. सो रेवन हैज स्टार्टेड लिविंग बाय क्रिएटिंग हिज नेस्ट इन दिस प्लेस. दैट इज वेरी बैड. सो हियर मिल्टन वेरी क्लियरली सेज दैट इवन द रेवन स्टार्ट्स कमिंग. क्योंकि रेवन क्या होता है, वो एक इंसान को उस मोड में लेके चले जाता है दैट इज नॉट एट ऑल acceptable. And finally, the gods of the earth and sea saw through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brain. अब दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं, गॉड, एंजल्स, अच्छी आत्माएं हैं. उन्होंने इस ट्री को, जो ट्री मैंने बनाया था गाइस, उस ट्री जो मैंने डिपिक्ट करा है, उस ट्री को ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश करी, उस ट्री को निकालने के लिए कि ये ट्री कहाँ है, चलो इसे हटाते हैं, बहुत गलत है यहाँ पर, इस ट्री में बहुत गलत चीज़ें हो रही है, एक बहुत गलत फॉर्म के कारण ये ट्री इनकलकेट हुआ है. क्यों? तो दोस्तों यहाँ बताया है द गॉड्स ऑफ अर्थ एंड सी. अब दो लैंड्स कही जाती थी, एक अर्थ लैंड, एक सी लैंड. किंगडम्स, अर्थली किंगडम एंड सी किंगडम, जैसा कि हम लोग देखते हैं. अब वहाँ के दोनों गॉड्स, ग्रीक मैथोलॉजी में बताया गया है, दोनों
किंगडम्स के गॉड्स ने मिल के इस ट्री को हटाने की कोशिश करी, लेकिन ये कहीं मिला नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्री कहाँ था? इट वॉज, उनकी सारी मेहनत वेन में गई, बेकार हो गई, कचरे में चली गई। क्यों? क्योंकि ये ट्री था कहाँ? ह्यूमन ब्रेन में, एक इंसान के दिमाग में। पूरी दुनिया में आप जिसको ढूंढ रहे हो वो एक ह्यूमन की ब्रेन में है। दोस्तों, आपके सामने अगर कोई खड़ा है, डू यू नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? यू नेवर नो इट। तो आप कैसे उस चीज को ढूंढ पाओगे? देयर इज अ विकेड आइडिया इन अ माइंड। थिंक ऑफ अ मर्डरर, व्हाट ही इज थिंकिंग जस्ट बिफोर मर्डरिंग अ मैन। थिंक अबाउट अ मोलेस्टर, व्हाट इज थिंकिंग जस्ट बिफोर मोलेस्टिंग समवन। आपको एक ह्यूमन थॉट, एक ह्यूमन माइंड के अंदर जो थॉट होता है वो कभी पता नहीं चलता है। उसी तरीके से ये जो ट्री था, डिसीट का, ह्यूमिलिटी का, विकेडनेस का, वो ट्री एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर है, ह्यूमन माइंड के अंदर है। दोस्तों, आप उसको कभी भी नहीं ढूंढ पाए। इवन द गॉड्स, अरे भगवानों ने भी कोशिश कर ली यार, बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड दैट ट्री। हियर द पोएम एक्चुअली एंड्स। ब्लेक ने कहा है कि अगर हम दुनिया में ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो अगर आप वीडियो देखेंगे तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट यहाँ पर है, आप देखिए। मर्सी, पिटी, पीस, लव, ये 4 चीज़ें दुनिया में ज़रूरी है, ब्लेक ने कहा। इस पोएम ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में कहा कि ह्यूमन बड़ा अजीब है। ह्यूमन बीइंग, सिंस ही स्टार्ट्स टू थिंक, व्हाट ही थिंक्स यू कैन नॉट नो। अगर एक ह्यूमन किसी चीज, कोई सी गलती के लिए क्षमा मांग रहा है, तो वो उसके लिए भी ह्यूमिलिटी अपने अंदर ले आता है। वो ह्यूमिलिटी ऐसी होती है कि वो बाद में सामने वाले के प्रति एक घृणा का माहौल क्रिएट कर देती है। व्हाट हैपेंस इज द पर्सन स्टार्ट्स थिंकिंग absurd about the person standing in front of him कि this was the man who actually said me wrong. Accept the reality, आपसे गलती हुई है, सुनना शुरू करो। Anyways, I won't be going there. What is in the poem, we'll talk about that. Blake is very clearly saying कि लोग इस चीज़ को, एक ह्यूमिलिटी को एक एक्शन के तौर पे ले लेते हैं, बुरी चीज़ मान लेते हैं। That is what A person B person के साथ में he starts hating the B person because B person ने कहीं ना कहीं उसको एक सही बात सुनाई थी, एक सही ज्ञान दिया था, उस कारण से A starts hating the B person. This is what somewhere somehow is happening. Blake is very clearly saying this thing. अब ये जो ब्लेक की पोएट्री थी, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ब्लेक की जो पोएट्री होती थी वो कुछ इमेजेस में बनती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इमेजेस अभी आपने देखी अपनी बुक के अंदर, उन इमेजेस के हिसाब से ब्लेक की पोएम्स बनती थी। एंड दिस वाज द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट मैनर ऑफ पोएम्स बीइंग प्रोड्यूस्ड एनी टाइम। और सबसे बड़ी बात थी, ब्लेक इन प्रोडक्शंस को खुद क्रिएट करता था। इनको ये जो लिटरेचर एंड आर्ट का जो फॉर्म होता था उसको ब्लेक खुद क्रिएट करता था। ये कोई वर्सेस टाइप नहीं होते थे, ये इनग्रेविंग्स होते थे, ये कॉपर प्लेट्स के अंदर लिखे होते थे। ये जो प्लेट्स होती थी गाइस, ये कॉपर प्लेट्स होती थी। कॉपर प्लेट्स के ऊपर आपको ये पोएम्स दिखती थी, सी, और इसमें एक एक वर्ड जो था वो इनग्रेव किया जाता था। इनग्रेव मतलब उसको गाड़ के कॉपर प्लेट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ अ नीडल और अ टूल बनाया जाता था। ब्लेक की पोएम्स इसलिए बहुत फेमस है दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्म आज एंड प्रोबेबली इन फ्यूचर अब कभी नहीं मिलेगा। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स ऑफ बोथ द पोएम्स। एंड स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।